नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपको पता है, कल देर रात्रि 23 तारीख को रात्रि में आंसर की जारी की गई थी बोर्ड के द्वारा, और जो ऑफिशियल आंसर की है और ये फाइनल आंसर की नहीं है, इस पर आपत्तियां लगेगी अभी। तो ये आंसर की जारी की गई है और ये नोटिस भी दिया गया है कि अगर कोई आपत्ति हो प्रश्न में तो आप 26/10/2021 तक रात्रि 12 बजे तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, और इसके लिए 300 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क रखा गया है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्तियां लगा सकते हैं आप, और कौन कौन से प्रश्नों पर आपको आपत्तियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम्स में बार बार पहले पूछे जा चुके हैं या किसी तर्क के आधार पर सही है, तो उसमें आप आपत्तियां ना लगाएं, क्योंकि एक पर्सन की शुल्क 300 रुपये रखा गया है। और बोर्ड ने इस नोटिस में यह भी नहीं कहा है कि अगर प्रश्न सही होता है तो ये शुल्क वापस लौटाया जाएगा, जैसा कि अन्य बोर्ड वाले, जैसे रेलवे बोर्ड है या अधीनस्थ बोर्ड है या आरपीसी है, इनमें जो आंसर की होती है उसमें अगर आपत्तियां लगाई जाती है तो अगर आपका प्रश्न सही होता है तो उसका बोनस आपको या शुल्क आपको वापस, बोनस के साथ शुल्क भी वापस दिया जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। प्रति प्रश्न 300 रुपये लगेंगे। इस वजह से आप आपत्तियां सोच समझ कर लगाएं। ऑथेंटिक, अगर आपके पास बुक है या प्रीवियस ईयर पेपर है या किसी बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऐसी ही आपत्तियां लगाएं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे प्रश्न है, और अगर आपने आपत्तियां लगाने से पहले अगर आपने आंसर की चेक नहीं की है और आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल टारगेट विद एमएस पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा बीएससीआर की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्रश्न पेपर पहले आंसर की मिला ले, जो ऑफिशियल आंसर की है, बोर्ड के आंसर की है, उसे मिला ले, ये अस्थायी आंसर की है, और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए और आपत्तियां जो जो है लगाने वाली, उस पर आपत्तियां जरूर दर्ज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें एक प्रश्न जो काफ़ी बच्चों के डाउट था पहले, कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की जो विशेषताएं हैं उनको ज्ञात करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाज मिति तकनीक, साक्षात्कार। तो इसका आंसर बोर्ड ने स्वप्न विश्लेषण माना है, और इसका आंसर है वो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, स्वप्न विश्लेषण। तो कुछ, जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ अध्यापक है, कुछ गुरुजन है हमारे, जो अलग अलग आंसर बता रहे थे। तो ये प्रश्न वैसे डाउट में था बच्चों के कि स्वप्न विश्लेषण सर आंसर आपत्ति लगाएं या नहीं लगाएं, तो आप इस पर आपत्ति ना लगाएं, क्योंकि स्वप्न विश्लेषण एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और सिगमंड फ्राइड ने ज़्यादातर जिस पर काम किया है और सर्वाधिक उपयुक्त विधि पूछी है, तो इन्होंने स्वप्न विश्लेषण पर ही काम किया है। तो इस पर आज आपत्ति ना लगाएं। इसका सही आंसर है स्वप्न विश्लेषण, और बोर्ड ने स्वप्न विश्लेषण ही माना है। नेक्स्ट प्रश्न, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। ये एक डाउटफुल प्रश्न है, ये एक डाउट है। इस प्रश्न में उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में डाउट था, और बोर्ड ने निदानात्मक परीक्षण माना है। और अधिक क्षेत्रों की विशेषताएं और कमियों को व्यक्त कर रहा है, वो उपलब्धि परीक्षण भी होता है और निदानात्मक परीक्षण भी होता है। निदानात्मक परीक्षण है कमियों के कारणों की व्याख्या करता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण विशेषता और कमियां दोनों को बताता है। तो ये प्रश्न, ये जैसे कि इसमें लिखा गया है, ये ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है निदानात्मक परीक्षण में भी, ना उपलब्धि परीक्षण में ऐसा वर्णन है। तो आप इस पर कोई, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो, अगर मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होगा तो मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े रहें, उस पर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एमएस। तो इसको आपको ऑथेंटिक, अगर मेरे पास कोई बुक होगी या यूनिवर्सिटी कोई बुक होगी, ऑथेंटिक बुक होगी, तो उसमें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो निदानात्मक परीक्षण है, इसका आंसर निदानात्मक परीक्षण बोर्ड ने माना है, तो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइको में 2 प्रश्न थे। अब हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में जो प्रयुक्त साहस शब्द है किस व्याकरणिक कोटि का है? ये अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है वो माना है गुणवाचक विशेषण। जो गुणवाचक विशेषण माना है साहस शब्द के लिए। तो अगर बात करें वाक्य के संदर्भ में, तो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस, अदम्य साहस एक गुणवाचक विशेषण है। चंद्रा की विशेषता बता रहा है कि कैसी, किसकी धनी थी? साहस की धनी थी। कैसे साहस? अदम्य साहस। तो
तो ये विशेषता बताता है, विशेष्य विशेषण का संबंध है यहाँ पे, तो गुणवाचक विशेषण माना गया है। लेकिन अगर बात करें साह शब्द की, तो साह शब्द भाववाचक संज्ञा भी है, तो ये साह शब्द भाववाचक संज्ञा भी है। और जैसा कि आपको पता होगा, परिष्कार के डायरेक्टर है गुरुजन राघव प्रकाशी, उन्होंने भी इस प्रश्न में पहले भी बता दिया था कि ये प्रश्न डाउटफुल है और इस पर डाउट बोनस मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और ये साह शब्द पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रीवियस ईयर की जो रीट हुई थी उसमें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में 5 प्रश्न रिपीट हुए थे और 5 प्रश्न पूछे गए थे और 5 प्रश्न इस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और उन 5 प्रश्न में एक प्रश्न यह था और इस प्रश्न में पिछली बार बोनस दिया गया था। बोनस क्यों दिया गया था? उसमें जो तीसरा ऑप्शन है उसके स्थान पर ऑप्शन था सुसंबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना। दूसरी बात यहाँ पे नहीं पूछा गया, यहाँ नहीं पूछा है, उस टाइम नहीं पूछा गया था, इस वजह से प्रश्न में मिस्टेक होने की वजह से बोनस दिया गया था। लेकिन अब की बार इन्होंने प्रश्न में चेंज किया है, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है और एक विविध भाषाओं का ज्ञान कराना ये ऑप्शन डाला है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये 3 तो पिछली बार थे तो उद्देश्य है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर माना गया है बोर्ड के अनुसार सी आंसर, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। अब व्याकरण सम्मत कार्य करना, क्रमबद्धता बनाना, साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, अगर ये सब कुछ बता रहे हैं तो इस प्रश्न में मेरे हिसाब से आप आपत्ति दर्ज ना करें, क्योंकि पिछली बार पूछा गया प्रश्न है और बोर्ड के पास आपके अगर आपत्ति दर्ज करोगे तो भी कोई फायदा होने वाला है नहीं इस प्रश्न में। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न जो है, सीसीकी में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। मतलब व्यापकता का आशय कौन सा नहीं है? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। तो ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, अब की बार भी पूछा गया है। पिछली बार इसका आंसर डी माना गया था और अब की बार इसका आंसर माना गया है सी। ये बोर्ड के अनुसार आंसर माना गया है। ये प्रश्न मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उससे आप आपत्ति लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में बोर्ड ने आंसर का प्रश्नों की व्यापकता माना था और अब की बार बोर्ड दायरे की व्यापकता मान रहा है, तो ये कभी सही नहीं है। तो आप इसमें अगर आप प्रश्नों की व्यापकता करके आए हैं तो ये प्रश्नों की व्यापकता भी सही है और ये दायरे की व्यापकता तो होती है। सीसी का मतलब तो क्या है? दायरा को बढ़ाना, व्यापक करना। तो इसमें अगर प्रश्न को हैक करना था, नहीं लिखना था, तो दायरे की व्यापकता कर सकते थे, लेकिन प्रश्न में पूछा नहीं है तो इसमें प्रश्नों की व्यापकता आंसर भी होगा, इसमें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत की बात करें लैंग्वेज सेकंड की, तो एकैकस्य प्रश्नस्य पदेनेकेन वर्णेकेन वा समाधानम प्रदेयम भवति चेत सा का परीक्षा भवेत्। मतलब ऐसी परीक्षा जिसमें किसी एक प्रश्न का एक पद में या एक वर्ण में समाधान दिया जाता है, ऐसी परीक्षा क्या कहलाती है? तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा, और इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही माना गया है बोर्ड के द्वारा। कुछ कोचिंग क्लासेज वाले निबंधात्मक परीक्षा भी मान रहे हैं इसका आंसर और कुछ वस्तुनिष्ठ परीक्षा मान रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो बोर्ड ने माना है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा माना है, कि अगर एक ही पद में या एक ही वर्ण में आंसर दे रहे हैं तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, निबंधात्मक परीक्षा नहीं होती। लेकिन कुछ कोचिंग वाले मान रहे हैं, अगर इसके पास आपके पास प्रूफ है तो आप लगाइए आपत्ति, ना ही तो इस पर आपत्ति ना लगाएं। क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप निबंधात्मक परीक्षा के बारे में भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो ध्वनिम सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशल से उपाय है। तो जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो माना है पठन कौशल, और इसका आंसर जो अधिकांश कोचिंग ने माना है वो श्रवण कौशल माना है, क्योंकि जो ध्वनि को सम्यक प्रकार से सुन रहे हैं, समग्र प्रकार से सुन रहे हैं, श्रुत्वा मतलब सुनकर, पुनः स्पष्ट वक्तव्य पुनः बोल रहे हैं, तो इसका में श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। तो इस प्रश्न में आपको बोनस मिल सकता है, या दोनों आंसर माने जा सकते हैं। तो इसने पठन कौशल माना है। हाँ, वाचन हो सकता है, अनुवाचन बोल सकते हैं हम इसको, अगर सुनकर बोल रहा है तो अनुवाचन हो सकता है या अनुकरण वाचन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पठन कौशल से उपयुक्त है, श्रवण कौशल है, तो आप इस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुये नियमं प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षण सूत्र से विशेषता। मतलब शिक्षण सूत्रों में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके नियम की ओर चलना, नियम की ओर चल रहा है, ऐसा किस शिक्षण सूत्र की विशेषता है?
तो आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस प्रश्न में कुछ विद्यार्थियों की डाउट था कि सर आगमन से निगमन की ओर नहीं होता, ऐसा सोच के मैंने शिक्षक सूत्र नहीं पढ़ा जो आगमन से निगमन की ओर चलता है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और इसमें आगमन से निगमन ही आंसर माना गया था उस एग्जाम में भी, इस एग्जाम में भी इस आगमन से निगमन की ओर माना गया है। तो इसमें आप डाउट में नहीं रखिए इस प्रश्न को और ना ही आप आपत्ति दर्ज करें, क्योंकि मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप आपत्ति दर्ज करके 300 रुपये खर्च करें फालतू में, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और इसको बोर्ड हटाएगा नहीं, बस एक 300 रुपये आपसे इकट्ठे करने का जरिया बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम च रटनम श्लोकानाम स्मरणम संस्कृत संभाषणम व्याकरणम अवगमनम। तो 75 नंबर जो प्रश्न है इसमें अलग अलग कोचिंग क्लासेस अलग अलग गुरुजनों ने अलग अलग आंसर बताए हैं। संस्कृत संभाषण भी आंसर होगा, श्लोकों का स्मरण भी होगा, व्याकरण का अवगमन भी बताया, तीनों बताए इन्होंने। और जो बोर्ड ने आंसर बनाया वो माना है श्लोकों का स्मरण। बच्चों को अगर संस्कृत भाषा शिक्षण करवाना है, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान होता है श्लोकों का स्मरण कराओ, छोटे छोटे श्लोक सिखाओ। और संस्कृत संभाषण का मतलब होता है मतलब उन्होंने संस्कृत के जो बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में ले जाओ, संस्कृत संभाषण, संस्कृत बुलाओ, बोलने वालों के साथ रखो, ये संस्कृत संभाषण होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसके आंसर दोनों सही है, लेकिन इस मेरे जहाँ तक अनुमान है ये प्रश्न बोनस मिलेगा। और इसमें अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग बता रहे हैं, वो भी अपना कोई प्रूफ के अनुसार बता रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं अगर ऑथेंटिक आंसर किया आपके पास या ऑथेंटिक कोई प्रूफ है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, रुचिक से सिद्धांत के संदर्भ में यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिर भविष्यति तावत शिक्षक से सर्वोत्तम कार्यम पूर्ण न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम। मतलब रुचि के सिद्धांत की बात, मतलब छात्रों में अगर सक्रिय रुचि होगी तभी शिक्षक सर्वोत्तम कार्य, उसके बिना शिक्षक सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। ये पिंडसेन महोदय का कथन है। तो इसमें बोर्ड ने पिंडसेन महोदय माना है और इसका सही आंसर पिंडसेन ही है, क्योंकि जो पामर है उन्होंने स्वाभाविक शक्ति की बात की है कि उन्होंने भाषा सीखने का एक स्वाभाविक सिद्धांत जो होता है उसकी बात की है हेराल्डी पामर ने, जबकि पिंडसेन महोदय ने रुचि के सिद्धांत की बात की है। तो इसका आंसर सही होगा पिंडसेन महोदय, और इसमें आप सही मान सकते हैं, इसमें आप आपत्ति दर्ज ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है, विहार वनम इत्येत समास विग्रह विद्यते विहाराय वनम विहारम वनम विहारस्य वनम विहारेण वनम। तो इसमें आपके ए और सी में डाउट है, लेकिन जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो विहाराय वनम माना है, ए माना है। विहारस्य वनम, विहार का वन नहीं होता, विहार के लिए घूमने के लिए वन होता है, घूमने का वन नहीं होता। तो इसका आंसर विहाराय वनम माना है। कुछ कोचिंग वाले विहारस्य वनम भी मान रहे हैं, तो इसमें भी आप आपत्ति दर्ज ना करें क्योंकि ग्रामर का प्रश्न है और इसका विहाराय वनम माना गया है, तो इसमें आप आपत्ति दर्ज ना करें। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? ये मैथ में पूछा गया प्रश्न है, मैथमेटिक्स और साइंस जो सब्जेक्ट थी उसमें प्रश्न पूछा गया, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदकारिता, वेद्यता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। तो अधिकांश कोचिंग वाले इसका आंसर वस्तुनिष्ठता मान रहे थे, लेकिन इसका आंसर माना गया वेद्यता। और कुछ कोचिंग वालों, कुछ अध्यापकों ने जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है शिक्षण वीडियो, उन्होंने ये भी बताया था कि वेद्यता एक्यूरेसी की जहाँ बात आ जाए, एक्यूरेसी की बात आ जाए, परीक्षा में एक्यूरेसी आ रही है, रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं है। रिजल्ट में एक्यूरेसी होती तो वस्तुनिष्ठता मान सकते थे आप, लेकिन अगर एग्जाम में एक्यूरेसी है तो इसका मतलब होगा वेद्यता, और बोर्ड ने आंसर वेद्यता माना है, तो इसमें भी आप आपत्ति दर्ज ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? अब अधिकांश बच्चों का इसमें भी डाउट था कि सर इसके उपयुक्त सभी आंसर, इनमें से सभी आंसर क्यों नहीं होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, भाषा की जटिलता नहीं होती गणित में, कभी भी गणित जटिल विषय नहीं है। तो एक ऑप्शन तो कट गया, भाषा की संक्षिप्तता है लेकिन वैश्विक विषय नहीं बना रही। कोई भाषा छोटी हो रही है इसका मतलब वो नहीं है वो विश्व में फैल जाएगी, हर विश्व में सेम चलेगी। ये भाषा की एक रूपता है। ये भाषा गणित में यहाँ प्लस का साइन है तो वहीं भी प्लस का साइन होता है जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। तो ये एक रूपता होती है गणित की। तो ये एक रूपता, भाषा की एक रूपता हर जगह अलग नहीं है, सेम है। इस वजह से गणित वैश्विक विषय है। तो आप इस प्रश्न को अगर समझे तो भाषा की एक रूपता आंसर माना है बोर्ड ने, और इसमें भी आप आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक, बाहु, व्यवहारिक, कार्यात्मक। तो गणितीय पदों को परिभाषित करने का जो सामुदायिक उद्देश्य है वो देखो,
गणितीय पदों को परिभाषित कर रहे हैं तो इसका सामान्य जो सामुदायिक उद्देश्य है वो संज्ञानात्मक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोर्ड ने जो आंसर माना है वो व्यवहारिक माना है इसका आंसर। तो ये इस प्रश्न में भी आपकी डाउट है, इसमें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अगर संज्ञानात्मक परिभाषित करना एक संज्ञानात्मक गुण है, व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है, ये एक संज्ञानात्मक उद्देश्य है किसी चीज़ को परिभाषित करना। अब अगर बोर्ड ने अगर इस दृष्टिकोण सामुदायिक उद्देश्य की दृष्टिकोण से माना है तो व्यवहारिक मान सकता है, लेकिन इसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं, पहला भी सही हो सकता है। ये थे आपके डाउटफुल प्रश्न, इसमें आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं 2 प्रश्न और एक इसमें आपत्ति लगा सकते हैं 3, एक इसमें 4 और एक 5, इसमें भी आप लगा सकते हैं। वैसे मतलब 5 प्रश्न ऐसे हैं, 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आप आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको एक बात और बता दूं, अगर कोई भी आपत्ति दर्ज करता है तो उसका आपको फायदा सभी को मिलेगा। अगर प्रश्न में चेंज होता है कुछ भी तो उसका फायदा सभी को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आपत्ति नहीं लगा रहे हैं 300 रुपये देकर तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर प्रश्न में चेंज होता है, बोनस मिलता है तो सभी को मिलेगा। फाइनल आंसर की जारी की जाएगी बहुत जल्द और उसमें आपको सभी को फायदा मिलेगा। तो आप आपत्तियां, अगर आप सक्षम है आपत्तियां लगाना चाहिए, आपके पास प्रूफ है तो आप आपत्तियां लगा सकते हैं, और नहीं चाहे तो आपकी इच्छा। ये 5 से 6 प्रश्न है जिनमें आप आपत्तियां लगानी चाहिए आपको। बाकी जो प्रश्न है हर प्रश्न में आपत्ति ना लगाएं, क्योंकि बोर्ड मानने वाला आंसर नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास इसमें यह भी लिखा है कि अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है किसी चीज़ का तो उस आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपत्ति में आपके पास प्रमाण नहीं है तो विचार नहीं किया जाएगा, आप आंसर को सही मानो। लेकिन बोर्ड के पास अगर आपत्ति पर कोई प्रमाण है, ऑथेंटिक प्रमाण है, तभी आपत्ति पर विचार किया जाएगा। तो ये थे आपकी डाउट। आज के लिए इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।